अंकित मिश्रा आप लोगों के बीच वीडियो के शेड्यूल के हिसाब से बिजनेस लॉ, जो बिजनेस लॉ आपका ऑनर्स पेपर तीसरा है उसके संबंधित जो कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट बुक का पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध, ठीक है, उसी के से अभी तक मैं उसी में चल रहा हूँ और उसमें लगभग 3-4 टॉपिक को 3-4 क्वेश्चन जिससे संबंधित है उसको क्लियर करवा चुका हूँ। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं एक बात उसमें बोला होगा, एक टॉपिक था उसमें क्या देखते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछता है, क्या है तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि सभी अनुबंध एक ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। व्याख्या करें, समझाइए या वर्णन करें, इस तरफ से पूछ सकता है आपको। तो इस लाइन में सबसे पहले हम इस लाइन को देखेंगे, लिख देंगे वहाँ भी क्वेश्चन के बाद, जो सभी अनुबंध एक ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है। इस लाइन से 2 निष्कर्ष निकल के आता है कि अनुबंध होने के लिए ठहराव का होना नंबर 1, दूसरा होगा सभी ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए 2। और ये दोनों लाइन जो है निकल के तब आई, एक कहानी, एक केस लॉ है, एक मुकदमा है, मुकदमा की कहानी है। क्या है तो एक कपल है, कपल समझते हो ना, जोड़े व्यक्ति, पति पत्नी, एक पति पत्नी का कपल है, वही होता है, ज़्यादा हमको ये सब पता है नहीं, तो आप समझ जाइए कपल, एक पति एक पत्नी। पति का नाम था बेलफोर, क्या नाम था बेलफोर, और पत्नी का नाम नहीं मालूम, तो श्रीमती बेलफोर कीजिए। जैसे आपका नाम रजनीश है तो आपकी पत्नी को हम श्रीमती रजनीश बोलेंगे, यानी कि रजनीश जी की पत्नी। आपका नाम राहुल है तो आप तो राहुल हुए, आपका पत्नी श्रीमती राहुल, माने राहुल की श्रीमती यानी कि उसकी पत्नी, ठीक है। चलिए, तो बेलफोर नाम के व्यक्ति थे और श्रीमती नाम का, श्रीमती बेलफोर। अब दोनों का शादी हो, दोनों कपल है, ठीक है, दोनों कपल है। कहानी सुनिएगा अच्छा से, ये जो दोनों शब्द अभी दोनों लाइन बोले हैं ना, ये लाइन कहाँ से निकल के निष्कर्ष में आया है ये जानते हैं, तो केस लॉ के माध्यम से आया है। तो एक व्यक्ति है बेलफोर, उसकी पत्नी है श्रीमती मिसेज बेलफोर, ये दोनों के बीच एक मुकदमा है, उससे यह टॉपिक निकल के निष्कर्ष में आती है। मुकदमा क्या है तो मुकदमा कुछ इस प्रकार से है, जो एक नया शादी हुआ तो प्रायः चॉइस होता है आजकल के लड़कों का, जो पत्नी मेरे साथ, मैं जहाँ काम करता हूँ नौकरी करता तो नौकरी स्थल पे मेरे साथ रहे, ठीक है। घर में अरे पढ़ी लिखी दोनों पढ़े लिखे रहते हैं। तो मिस्टर बेलफोर जो थे, इनको लंका में पोस्टिंग था। लंका समझते हैं ना, हाँ, लंकेश रावण का जहाँ घर है लंका, तो लंका में पोस्टिंग था। और श्रीमती जो बेलफोर हैं, मिसेज जो है बेलफोर का, इनका लंदन में है, ठीक है। तो लंदन में है ना, एक बार कन्फर्म हो जाते हैं, नहीं सॉरी, लंदन इंग्लैंड में है। अब पत्नी को वेलफोर मिस्टर वेलफोर जो है अपने साथ जाने बोलते हैं, वो नहीं जाती है। तो भैया एक जगह रहेंगे तो खर्चा एक साथ होगा, थोड़ा कम या ज़्यादा जो भी होगा, लेकिन वो अलग रहेगी तो इस बात के लिए, खर्चा पाने के लिए मिसेज जो है मिस्टर से बोलते हैं। तो मिस्टर सब कुछ देख के जो कितना लगभग खर्चा होगा, 30 पौंड, इंग्लैंड है तो पौंड का ही हिसाब चलेगा, तो 30 पौंड देने का वचन दिया है। कौन? पति जी दिए हैं पत्नी जी को, वेलफोर दिए हैं मिसेज वेलफोर को, श्रीमती वेलफोर को वचन, जो मैं तुमको प्रति महीना पर मंथ 30 पौंड एक्सपेंसेस के लिए अलाउंसेस के रूप में, भत्ते के रूप में दूंगा, ठीक है। वो दे रहे हैं ऐसे, आप हमें क्या आपत्ति है इसमें, दे रहे हैं, उसका पत्नी है वो दे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इसमें केस लॉ में। केस लॉ इसमें कैसे आ गया, तो इसमें केस लॉ, इस पर कुछ समय बीतने के बाद पति को पता चला कि मेरी पत्नी मेरे प्रति वफादार नहीं है, कहने का वो गैर मर्दों से संबंध रखती है,
ठीक है, पति के प्रति वफादार नहीं होने का मतलब यही है, जो है दूसरे मर्दों से संबंध रखती है। तो भला कौन पति ऐसा बर्दाश्त करेगा भाई? ऐसा है दुनिया में? कोई है दुनिया में तो बताओ? नहीं है, कोई नहीं। तो पति को बुरा लगा, वो घृणा के भाव से, नफरत के भाव से, गुस्सा बोलो जो भी बोला सब स्वाभाविक है, वो भत्ता जो है देना छोड़ दिया, नहीं दिया। अब पति पत्नी में तो बात तय हुआ था, ये ठहराव बन गया था, एग्रीमेंट बन गया था, 30 पाउंड देगा। अब जो भत्ता देना बंद कर दिया इस हरकत, पत्नी के इस हरकतों से, तो पत्नी मिसेज वेलफोर ने जा करके मुकदमा चला दी अनुबंध खंडन के लिए, जो आपने अपना अनुबंध का खंडन कर दिया। तो केस हुआ, जो भी हुआ प्रक्रिया केस का आगे बढ़ा, कोर्ट में पेश हुआ, किया गया। पति पत्नी दोनों कटघरे में खड़ा है, अपना अपना बात बयान जज के सामने अपना अपना बात को प्रस्तुत किए हैं। मिसेज अपना पूरा बात सुनाती हैं, मिस्टर भी पूरा बात सुनाते हैं, जो घटना घटा है, जिस कारण से देना बंद करा। तो कोर्ट का निर्णय होता है, जज का निर्णय होता है कि सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस अदालत में इस अनुबंध को, इस ठहराव को अवैधानिक मानते हुए कैंसिल करता हूं, मतलब रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, रिजेक्ट करने का हिंदी क्या होता है, इसको जो है वैध नहीं मानते हैं, क्योंकि यह एक पारिवारिक अनुबंध है। पारिवारिक अनुबंध राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। क्यों इन्होंने कैंसिल कर दिया, अवैध शामिल कर दिया, गैर कानूनी शामिल कर दिया? क्यों? क्योंकि यह पारिवारिक अनुबंध है, ये आपसी समझौता का नियम है। पारिवारिक अनुबंध कभी भी राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो सकता है। पति पत्नी का एग्रीमेंट है, ये कभी भी, या पारिवारिक एग्रीमेंट है, पर पारिवारिक ठहराव है, यह राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो सकता है, नहीं होता है। क्योंकि भारतीय अधिनियम धारा 2H के अकॉर्डिंग यह नियम है, कहा गया है सब अनुबंध वही है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। तो पारिवारिक अनुबंध तो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है, इसलिए इस केस का सुनवाई जज द्वारा नहीं किया गया। आपस में अब आपको मन में जिज्ञासा हो, सर आगे क्या हुआ? पति पत्नी का संबंध रहा कि टूट गया, शादी तलाक हो गया? भाई हम वहाँ थोड़े थे, इतना ही पता है, इतना पता रहेगा तो इतना ही काफ़ी है पढ़ने के लिए। ठीक है, देखिए आप तो बात को समझ गए। इसको तो अपने तरह से सुन के लिख ही सकते हैं, तो बहुत लिख सकते हैं। इस विषय में बात आए पति पत्नी का तो एकदम रामायण ही लिख देंगे कि, तो जो कुछ भी आगे इस तरह से आप लिखिएगा। लेकिन दोस्तों इतना तो लिखने के बाद आपको 20 नंबर नहीं मिल जाएगा, 20 नंबर नहीं, और कुछ और ऐड करना, इतना लिख दीजिएगा। इसके बाद आप लिखिएगा उपर्युक्त केस लॉ, या ऊपर पढ़े गए, ऊपर लिखे गए, दिए गए, दर्शाए गए केस लॉ और मुद्दों को देखने के बाद यह साबित होता है कि एक ठहराव और एक अनुबंध, वैधानिक अनुबंध होने के लिए जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होगा, उसके लिए निम्नलिखित तथ्य का होना जरूरी है। वो तथ्य क्या है, मैं एक एक करके तथ्य आपको समझाता हूं, फिर उसको देखिएगा। पहला तथ्य है ठहराव का होना। ठहराव होगा तब ना अनुबंध बनेगा। ठीक है, पहला वो हो गया, इसको डील कीजिएगा। मैं तो केवल टॉपिक बना आपको समझा दिया हूं ठहराव क्या होता है, आपको इसको डील करिएगा। प्रत्येक अनुबंध के लिए ठहराव होना जरूरी है, ये तो आपको बता दिया हूं, अपने शब्दों में इसको डील करना है। फिर दूसरा है एक से अधिक का पक्षकार होना। एक से अधिक पक्षकार होना, जब दो व्यक्ति होगा तब ना अनुबंध एग्रीमेंट बनेगा। भैया अकेला बनेगा, अकेला बनाएंगे पागले ना होंगे। चलिए आगे, ठहराव का वैधानिक रूप से लागू होना। ठहराव ध्यान रखेंगे एग्रीमेंट बनाते समय, क्या यह कानून के दृष्टि में सही है तो ही। अब मान लीजिए हम हैं, आप है, पैसा कमाना है, एक नंबर तरीका से नहीं पैसा कमा पाते हैं,
तो आजकल का अमीर सुगड़ल बाप का बिगड़ल बच्चा सब जो है वह तरीका बना देते, इसको मारिए देते हैं, लूटिए लेते हैं। तो लूटने के बाद जो पैसा बचेगा 50-50 बांट लेंगे। ये एक प्रकार का आपसी समझौता हुआ। इस समझौता अगर 50-50 नहीं दिया तो आप जाइएगा केस करने के लिए, उल्टे फंस जाइएगा। ध्यान रखना है एग्रीमेंट बनाते समय क्या यह कानूनी है, गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी होगा तो मत बनाना। तो ठहराव का कानूनी होना। फिर है वैधानिक उत्तरदायित्व स्थापित करने की इच्छा, ये भी है। तो यदि आप संबंधित पक्षकार आपस में कोई भी ऐसा ठहराव करते हैं जिसका उद्देश्य किसी प्रकार का वैधानिक उत्तरदायित्व स्थापित करने का नहीं है, तो ऐसा ठहराव अनुबंध नहीं बन सकता है। आगे है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, एग्रीमेंट बनाने की क्षमता होना चाहिए एक दूसरे में, तो ही यह होगा। तो इसको डील करिएगा। पक्षकारों की स्वतंत्रता, ठीक है, दोनों पक्षकार पूर्ण रूप से अपने पैरों, स्वतंत्रता मतलब क्या, आज़ाद नहीं। आज़ाद मतलब आप किसको समझते हैं? यहाँ आज़ाद मतलब होता है अपने पैर पर खड़ा होना, वयस्क होना, ठीक है, मतलब वो 18 साल से अप्रोक्स 21 साल से ज़्यादा एज है उसका, 18 से ज़्यादा, 18-21 से ज़्यादा है, खुद कमाता है, निर्णय लेने का क्षमता है, उसका मानसिक संतुलन ठीक है, तो वह एग्रीमेंट कर सकता है। तो यही स्वतंत्रता सहमति हुआ। वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य, उसका जो प्रतिफल होगा कर्म का, अनुबंध का, वह वैधानिक होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, और उद्देश्य उसका एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप में व्यर्थ घोषित ठहराव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से अनुबंध लिखित, साक्षित, क्या लिखा है, प्रमाणित एवं रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो भी अनुबंध है वह साक्षी के तौर पे और प्रमाणित भी, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। इस हिसाब से आपका जो है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यदि पूछा इस टॉपिक के, आप लिख दीजिएगा इसको अपनी भाषा में डील करके। तो आज के लिए इतना ही। आगे आप अगर चाहिए आपको तो आप इसके लिए विचार आपको नेक्स्ट डे करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। दोस्तों बहुत का कहना है जो आपका वीडियो क्लियर नहीं आता एडिटिंग पे, तो आपसे मैं कहता हूँ, मैं कभी मोबाइल के पीछे उतना ध्यान दिया नहीं, मुझे एडिटिंग आती नहीं है, ठीक है। तो जितना संभव हो पाता, अगर आपको मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत है, मैं आपको समझा नहीं पाता हूँ, वर्गला के रखता हूँ, तब आप हमको बोलिए। वीडियो क्लियर यानी क्या, मेरा फेस देखिए कौन चीज़ कीजिएगा। आपको यहाँ बोर्ड पे जो लिखा हुआ ये तो उल्टा है, फेस फ्रंट कैमरा से ले रहे हैं इसलिए जो ऐसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, लेकिन ये बढ़िया है, उल्टा है, कर्सिव राइटिंग है, समझ में आएगा आपको। बोर्ड पे जो भी लिखते हैं स्पष्ट समझ में आएगा। अकाउंट का सेशन में जब लूँगा, अकाउंट का क्लास लूँगा तब आपको स्पष्ट समझ में आएगा। अभी उल्टा है तो नहीं समझ में आएगा। तो जो मैं लिखता हूँ यहाँ वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मैं जो समझा रहा हूँ आपको वो आपको स्पष्ट सुनाई और समझ में आ रहा है, ठीक है, आ रही है अथवा ना आ रही है, ये आप हमको बोलिए। अब चेहरा क्लियर नहीं है, चेहरा साफ नहीं है, ये है वैसा है, भैया ब्याह करना हमसे बताओ, नहीं ना। पढ़ने से मतलब रखो ना यार, पढ़ने के लिए, पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए इशारा काफ़ी है, वो खुद कर लेंगे। ब्याह तो हमसे नहीं है कीजिएगा ना। चलिए आगे तो बात, चेहरा करके कौन सी ऐसे रहे, देखिए बाल राई भी उड़ जाएगा, कुछ और है चेहरा से। मेरी आवाज़ आपके लिए परफेक्ट है सुनने के लिए, समझने के लिए, तो आप उसी में उत्तम है। आप देखिए वीडियो, पढ़िए मन लगा करके। जहाँ परेशानी होता है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज पर बात कर सकते हैं। मैं जहाँ तक संभव होगा मैं आपका समस्या का समाधान करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।